वेलकम टू माय चैनल HTML हीरो। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है कॉल बैक क्यूज। जैसे कि हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं कि इवेंट लूप क्या होता है। इवेंट लूप हैंडल करते हैं हमारे एसिंक्रोनस फंक्शंस को। नोड जो है जब भी एसिंक्रोनस कोड को एग्जीक्यूट करता है वो ऑटोमेटिकली इवेंट लूप के अंदर एंटर कर जाता है और सिमिलरली इवेंट लूप से एग्जिट कर जाता है जब भी एसिंक्रोनस फंक्शन परफॉर्म हो जाते हैं और कोई परफॉर्म होने के लिए फंक्शन नहीं रहता। अब जितना भी ये एसिंक्रोनस रिलेटेड वर्क होता है ये बैकग्राउंड में हो रहा होता है। एसिंक्रोनस ऑपरेशंस, एसिंक्रोनस इवेंट, जितना भी एसिंक्रोनस बेस्ड वर्क होता है वो सारा का सारा हमारा बैकग्राउंड में हो रहा होता है लिब यूवी के अंदर। हम देख चुके हैं कि लिब यूवी के अंदर हमारा सारा एसिंक्रोनस का कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है। अब इसके अंदर दो मेन किस्म के काम आ रहे होते हैं। एक फाइल सिस्टम रिलेटेड होता है जिसमें कि फाइल रीड हो रही होती है, फाइल राइट हो रही होती है, डाटाबेस रीड हो रही होती है, डाटाबेस राइट। जो फाइल सिस्टम से रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म हो रहे होते हैं थ्रेड पूल के थ्रू। और हमें एक कॉल बैक मिल रही होती है, हमें कॉल बैक या कॉल बैक्स मिल रही होती है रिजल्ट्स में। सिमिलरली जो नेटवर्क रिलेटेड काम होता है जिसमें एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर से बात करना है ओवर द इंटरनेट या रिसोर्सेज डिफरेंट कंप्यूटर ने यूज़ करनी है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हो रहा होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर थ्रेड्स मौजूद होती है जो थ्रेड्स ये काम परफॉर्म करवा रही होती है और रिजल्ट्स में हमें कॉल बैक्स मिल रही होती है। अब जो हमें कॉल बैक्स मिल रही होती है वो सब की सब एक क्यू के अंदर पुश हो रही होती है, उसके हम कॉल बैक क्यू कहते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें, हमारे पास एक एसिंक्रोनस फंक्शन है सेट टाइम आउट का। अब ये जो फंक्शन है ये कह रहा है कि जब भी एक सेकंड, जैसे 1000 मिली सेकंड या एक सेकंड जो है टाइम पास हो तो एक कॉल बैक है वो पुश हो जानी चाहिए कॉल बैक क्यू के अंदर। जब भी एक सेकंड बाद, जब भी एक सेकंड गुजरे तब आप एक कॉल बैक को पुश कर दो कॉल बैक क्यू के अंदर। अच्छा, कॉल बैक क्यू जो होती है ये ट्रैक रख रही होती है कि कौन सी कौन सा कॉल बैक है जो पहले आया है, कौन सा कॉल बैक है जो बाद में आया है, कौन से कॉल बैक ने पहले एग्जीक्यूट होना है और कौन से कॉल बैक ने बाद में एग्जीक्यूट होना है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल देखें, अगर हम बात करें फाइल सिस्टम के फंक्शंस की तो फाइल सिस्टम का फंक्शन जो है वो उसका रिजल्ट्स जो है वो थ्रेड पूल के थ्रू परफॉर्म होता है। जैसे ऑपरेशन कंप्लीट होता है तो हमारे पास कॉल बैक के अंदर कॉल बैक आ रही होती है कॉल बैक क्यू के अंदर, जो हम लोग बात कर चुके हैं। अब बात करें कि कॉल बैक क्यू किस एल्गोरिदम को यूज़ कर रही होती है तो वो फीफो का एल्गोरिदम है, डाटा स्ट्रक्चर है। अब फीफो का मतलब होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले सर्व होगा। तो कॉल बैक क्यू के अंदर जो कॉल बैक आ रहे होते हैं वो पुश टू बॉटम हो रहा होता है। कॉल बैक वन पहले आएगा, फिर पुश कॉल बैक टू होता है, फिर कॉल बैक थ्री पुश हो रहा था। इसी तरीके से फर्दर जितने भी कॉल बैक्स हैं वो पुश होते जाते हैं और बॉटम से पुश हो रहे होते हैं और जिस ऑर्डर में ये आते हैं उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉल बैक टू पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा कॉल बैक वन बाद में। कॉल बैक वन हमेशा पहले एग्जीक्यूट होगा, कॉल बैक टू हमेशा बाद में एग्जीक्यूट होगा। कोई आपसे अगर पूछे कि कॉल बैक क्यू किस एल्गो या किस मेथड को फॉलो करता है तो आप कह सकते हैं कि फीफो, वो फीफो के एल्गो को इस्तेमाल करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को। अब ये कॉमन बड़ा सवाल है कि इवेंट क्यू क्या होती है, टास्क क्यू क्या होती है और मैसेज क्यू क्या होती है। तो कॉल बैक क्यू को ही इवेंट क्यू, टास्क क्यू और मैसेज क्यू कहा जाता है। ये कॉल बैक क्यू के ही डिफरेंट नेम है। अब कॉल बैक क्यू, इवेंट क्यू, मैसेज क्यू या टास्क क्यू एक एक ही चीज़ को रेफर कर रहे होते हैं, एक ही आइडिया को रेफर कर रहे होते हैं, वो है क्यू, क्यू ऑफ कॉल बैक्स। क्यू ऑफ कॉल बैक्स के लिए ही ये डिफरेंट नेम्स यूज़ होते हैं। हम एक एग्जांपल देखते हैं कि जब हमारे पास सिंक्रोनस कोड नोड में आता है तो वो किस तरीके से, किस लाइफ साइकिल से गुजर रहा होता है और किस तरीके से वो एग्जीक्यूट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलता है जिसके अंदर एक इनपुट है जो कि हमारी कोड की इनपुट्स होती है, वो जाती है कॉल स्टैक में। अब कॉल स्टैक में डिसाइड होता है कि वो सिंक्रोनस कोड है या एसिंक्रोनस कोड है। अगर वो सिंक्रोनस कोड होगा तो वो डायरेक्ट उसका एक रिजल्ट प्रोड्यूस का एक हमें एक रिजल्ट मिलेगा और आउटपुट प्रोड्यूस हो जाएगी। सिमिलरली अगर हमारे पास कॉल स्टैक आया, उसने चेक किया कि हाँ यार एसिंक्रोनस फंक्शन है तो वो एसिंक्रोनस फंक्शन को पुश कर देगा नोड एपीआई के अंदर, नोड एपीआई से वो कॉल बैक क्यू के अंदर आएगा, कॉल बैक क्यू से फिर कॉल
अब कॉल बैक क्यू में जब वो आ जाएगा तो इवेंट लूप उसको पुश कर देगा कॉल स्टैक में, और फिर कॉल स्टैक से पुश हो जाएगा वो आउटपुट में। अगर हम अब इस कोड की थोड़ी सी बात करें तो अब इसके अंदर है हमारे पास a डॉट इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 और सम a इज इक्वल a प्लस बी। अच्छा, ये जितना भी कोड है, अब नोड क्या करता है कि इन सब कोड को रैप कर देता है एक फंक्शन के अंदर, उसको हम कहते हैं मेन का फंक्शन, और नोड ये काम ऑटोमेटिकली कर रहा होता है। और यही वजह है कि जब कोड की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, जो सबसे पहला कोड हमारे कॉल स्टैक में आता है, जो सबसे पहला कोड कॉल एग्जीक्यूशन स्टैक में पुश होता है कॉल स्टैक में, वो मेन का फंक्शन होता है। अब फिर उसके बाद हमारे पास कोड जो है नोड जो है वो इस लाइन ऑफ कोड में चली जाएगी, कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू 2। अब क्योंकि ए इज इक्वल टू 2 जो है ये एक वेरिएबल है, वो स्टोर कर रहा है वैल्यू को, तो ये मेमोरी में स्टोर हो रही था। सिमिलरली बी इज इक्वल टू 3 मेमोरी में स्टोर हो रहा था। सिमिलरली ए प्लस बी मेमोरी में स्टोर हो रहा होता है, और ये हीप मेमोरी में रैंडम प्लेसेस में, रैंडम जगह में स्टोर हो रहे होते हैं। तो फिर हमारा नोड का इन्वायरमेंट पहले मेन को कॉल स्टैक में पुश कर देगा, फिर हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ कोड में आएगा ए इज इक्वल टू 2 में, उसको मेमोरी में स्टोर करेगा, फिर बी इज इक्वल टू 3 में आएगा, मेमोरी में स्टोर करेगा, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी मेमोरी में स्टोर करेगा, फिर नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड में आएगा कंसोल डॉट लॉग टोटल इज सम। अब इस लाइन को वो पुश कर देगा कॉल स्टैक में। कॉल स्टैक में ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। जब वो एग्जीक्यूट होगी एक रिजल्ट आएगा जो आउटपुट में हमें दिखेगा टोटल इज, क्योंकि हमारे केस में सम जो है वो 2 + 3 है यानी 5, हमारे पास आउटपुट में रिजल्ट आ जाएगा कि टोटल इज 5। जब हमारी स्टेटमेंट कॉल स्टैक से एग्जीक्यूट हो गई है तो कंसोल डॉट लॉग टोटल इज सम ये कॉल स्टैक से रिमूव हो जाएगा। अच्छा, कंसोल डॉट लॉग के बाद जो दोबारा अगर हम इनपुट्स की बात करें तो इनपुट्स में जब नोड का इन्वायरमेंट जो है वो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेगा, हमें कोई और कोड मिलेगा नहीं, तो वो वापस कॉल स्टैक में जाएगा, कॉल स्टैक में देखेगा कि कौन सा फंक्शन पड़ा हुआ है। अब उसको मेन का फंक्शन मिलेगा, वो मेन के फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और मेन के फंक्शन को रिमूव कर देगा कॉल स्टैक में से, और हमारे पास फाइनल आउटपुट आ जाएगी टोटल इज 5। अब ये हमने ये देखा है कि सिंक्रोनस कोड किस तरीके से परफॉर्म हो रहा था। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से एसिंक्रोनस कोड और सिंक्रोनस कोड जब दोनों हमारे पास आ जाते हैं तो वो किस तरीके से नोड के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं। तो हमारे पास कुछ कोड इस तरीके का होगा, इनपुट के अंदर जो लिखा हुआ है कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट सेट टाइम आउट का फंक्शन होगा जो 0 सेकंड बाद एग्जीक्यूट होना है। फिर हमारे पास कोड होगा सेट टाइम आउट का जो 2 सेकंड बाद एग्जीक्यूट होना है, और हमारे पास कोड होगा कंसोल डॉट लॉग एंड का। जैसे कि आप जानते हैं कि मेन का जो फंक्शन है उसके अंदर सारा कोड रैप हुआ होता है, तो सबसे पहले जो कोड पुश होता है मेन के अंदर वो होता है, वो जो कॉल स्टैक के अंदर पुश होता है वो मेन का फंक्शन होता है। तो हमारा पहली लाइन ऑफ कोड में जाएगा, हमारा नोड जो है वो रीड करेगा फर्स्ट लाइन ऑफ कोड जो है कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट, उसको वो पुश कर देगा कॉल स्टैक के अंदर, कॉल स्टैक के अंदर आ जाएगा। कॉल स्टैक के अंदर ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगी तो रिजल्ट में हमें मिल जाएगा, आउटपुट में रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, आउटपुट में हमें नज़र आने लग जाएगा स्टार्ट का कीवर्ड, स्टार्ट का वर्ड हमें नज़र आने लग जाएगा। तो कॉल स्टैक से अब ये क्योंकि स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई है, कॉल स्टैक से ये कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड में आ जाएगा, सेट टाइम आउट के फंक्शन में आएगा जो कि 0 सेकंड बाद एग्जीक्यूट होना है। इस स्टेटमेंट को वो पुश कर देगा कॉल स्टैक के अंदर। अच्छा, उससे पहले मैं बताता हुआ चलूँ कि जितना भी सिंक्रोनस कोड है ना, हमारा सबसे पहले सिंक्रोनस कोड एग्जीक्यूट होता है और फिर हमारा एसिंक्रोनस कोड एग्जीक्यूट होता है। इससे क्या होता है, नॉन ब्लॉकिंग बिहेवियर अचीव होता है। वो किस तरीके से अचीव हो रहा होता है उसके लिए हम ये पूरी साइकिल से जब गुजरेंगे तो आपको समझ आएगी कि मैं जब ये कह रहा हूँ कि सिंक्रोनस कोड सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है फिर एसिंक्रोनस कोड एग्जीक्यूट होता है, तो वो आपको एक इमेज क्लियर हो जाएगी। अब क्या हुआ है, जब सेट टाइम आउट का फंक्शन जो है वो कॉल स्टैक में आ जाएगा 0 सेकंड वाला, इसलिए मैंने 0 लिखा हुआ है कॉल स्टैक के अंदर। अब यहाँ से ये कोड चेक करेगा क्या ये सिंक्रोनस कोड है या एसिंक्रोनस कोड है। अगर ये एसिंक्रोनस कोड है तो इसको नोड एपीआई के अंदर
पुश कर दो। जब नोड एपीआई इसके अंदर ये पुश होगा तो ये वहाँ से कॉल बैक क्यू के अंदर इसका रिजल्ट जनरेट होकर कॉल बैक क्यू के अंदर आ जाएगा। सिमिलरली जब वो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड में जाएगा जो कि सेट टाइम आउट 2 सेकेंड है, तो ये स्टेटमेंट पुश हो जाएगी हमारी कॉल स्टैक के अंदर। कॉल स्टैक के अंदर ये एग्जीक्यूट होगा कोड, और ये कोड होगा एग्जीक्यूट होके Node.js APIs के पास आ जाएगा, क्योंकि ये एसिंक्रोनस कोड है। फिर वहाँ से इसका एक कॉल बैक प्रोड्यूस होगा, वो कॉल बैक क्यू के अंदर आ जाएगा। फिर हमारी नेक्स्ट लाइन ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जो है कि console.log एंड है। अब ये स्टेटमेंट जो है वो पुश हो जाएगी कॉल स्टैक के अंदर। कॉल स्टैक से ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी जो हमें आउटपुट में आएगा वो आ जाएगा एंड का वर्ड, और ये console.log की जो स्टेटमेंट है वो रिमूव हो जाएगी कॉल स्टैक में से। जब कॉल स्टैक में से रिमूव हो जाएगी तो इनपुट में वो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड देखेगा, कोई मिलेगा नहीं नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड, तो वो कॉल स्टैक में आ जाएगा। जब वो कॉल स्टैक में आएगा वो देखेगा मेन है, वो मेन को वहाँ से रिमूव कर देगा। अब यहाँ पे हमारा कॉल स्टैक एम्प्टी हो गया। जब भी कॉल स्टैक एम्प्टी होगा, इवेंट लूप चेक करेगा कि क्या कॉल बैक क्यू के अंदर कोई कॉल बैक्स भरी हुई है। अगर कॉल बैक्स भरी हुई है तो उनको पुश करना शुरू कर देगा कॉल स्टैक के अंदर। हम दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि जब भी मेन का फंक्शन कॉल स्टैक में से रिमूव होता है तो हमारे एसिंक्रोनस फंक्शन जो है वो परफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, और हमारी इवेंट लूप जो है वो कॉल स्टैक के अंदर कॉल बैक्स को पुश करना शुरू कर देता है। तो अब क्या होगा, कॉल बैक जो 0 सेकेंड वाली थी, इवेंट लूप क्या करेगा, अब कॉल बैक की एग्जीक्यूशन इस तरह की है कि जो पहले कॉल बैक आई है वो पहले कॉल स्टैक में जाएगी। तो कॉल बैक 0 क्योंकि पहले आई थी, इसलिए कॉल स्टैक के अंदर कॉल बैक 0 सेकेंड वाली पहले चली जाएगी। अब यहाँ से कॉल बैक क्यू से रिमूव होके कॉल बैक कॉल स्टैक पे चली गई है। अब कॉल स्टैक में जब ये आई है, ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी, इसका एक रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, और हमारे पास रिजल्ट में आ जाएगा 0 सेकेंड। और ये क्योंकि स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी है, कॉल स्टैक से ये रिमूव हो जाएगी। अच्छा, ये 0 सेकेंड इसलिए आ रहा है क्योंकि console.log 0 सेकेंड लिखा हुआ था। अच्छा, सिमिलरली अब इवेंट लूप देखेगा क्या कोई और भी कॉल बैक है, उसको कॉल बैक 2 सेकेंड वाला मिलेगा। अब यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, उसको वो इवेंट लूप पुश कर देगा कॉल स्टैक के अंदर। कॉल स्टैक के अंदर हमारे पास अब एक फंक्शन आ चुका है, एक कॉल बैक आ चुके हैं जो एग्जीक्यूट करेगा सेट टाइम आउट के फंक्शन को टू वाले को। अब यहाँ से ये एग्जीक्यूट होकर हमारे पास आ जाएगा आउटपुट में हमें 2 सेकेंड मिल जाएगा। अब कॉल स्टैक में से ये सेट टाइम आउट वाले जो कॉल बैक आया था ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और हमारे पास फाइनल रिजल्ट में ये आउटपुट आ जाएगा स्टार्ट एंड 0 सेकेंड और 2 सेकेंड। अब ये इस तरीके से थी कि एसिंक्रोनस कोड जो है वो किस तरीके से, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कोड किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है हमारे नोड रन टाइम इन्वायरमेंट के अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि जो हमारे पास नोड एपीआईज है, क्या सिंक्रोनस कोड उसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। सिंक्रोनस कोड नोड एपीआईज के साथ बिल्कुल कर सकता है कम्युनिकेट, लेकिन आप इस चीज़ को डिस्करेज करते हैं। उसका रीज़न ये है, ये एक ब्लॉकिंग बिहेवियर इंट्रोड्यूस करवा देता है, और ब्लॉकिंग बिहेवियर इंट्रोड्यूस होने की वजह से ओवरऑल परफॉर्मेंस जो होती है कोड की, जो नोड के रन टाइम के इन्वायरमेंट की है, वो इम्पैक्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इवेंट लूप के क्या क्या फेजेस है, और वो किस किस तरीके से हर फेज में किस किस तरीके से काम हो रहा होता है। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।